नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब आपको दिल्ली में सीधे लिए चलते जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत यंग डायलॉग में संबोधित कर रहे हैं। का जिक्र किया था, तब यहां बैठे ज्यादातर युवा 8-10 साल के ही रहे होंगे। अखबार पढ़ने की उनकी आदत भी नहीं डेवलप हुई होगी। आपने पॉलिसी पैरालिसिस का वो पुराना दौर नहीं देखा, जब उस समय की सरकार की इसलिए आलोचना होती थी कि वो समय पर फैसले नहीं लेती, और जो फैसले होते भी थे वो जमीन पर ठीक से लागू नहीं होते थे। नियम कायदे ऐसे थे जिससे हमारा नौजवान कुछ नया करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। देश का युवा परेशान था कि इतनी बंदिशों में वो जाए तो जाए कहां। साथियों, हालत ये थी कि अगर किसी एग्जाम के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना होता था तो सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के लिए अफसरों और नेताओं के साइन लेने में ही दम निकल जाता था। फिर फीस का डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपना कोई बिजनेस शुरू करना होता था तो बैंक कुछ हजार रुपए लाने के लिए 100 गारंटी मांगते थे। आज ये बातें बहुत असामान्य लगती हैं, लेकिन एक दशक पहले तक यही सब कुछ चलता था। साथियों, आपने यहां स्टार्टअप्स को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। मैं आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम का ही उदाहरण देता हूं कि इसमें जो परिवर्तन होता है वो कैसे हुआ है। दुनिया में 50-60 साल पहले स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ, धीरे धीरे वो मेगा कॉरपोरेशन के युग में बदल गया। लेकिन इस पूरी जर्नी के दौरान भारत में स्टार्टअप्स के बारे में बहुत कम चर्चा होती थी। साल 2014 तक तो देश में 500 से भी कम रजिस्टर्ड स्टार्टअप हुआ करते थे। स्टार्टअप कल्चर के अभाव में हर क्षेत्र में सरकार का ही दखल हावी रहा। हमारा युवा टैलेंट, उसका सामर्थ्य, उसे अपने पूरा करने का मौका नहीं मिला। साथियों, मुझे अपने देश के युवाओं पर भरोसा है, आपके सामर्थ्य पर भरोसा है, इसलिए हमने एक अलग राह चुनी। हमने युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक नए स्कीम्स बनाई। यहीं से स्टार्टअप रिवॉल्यूशन ने भारत में असली गति पकड़ी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फंड्स ऑफ फंड्स, टैक्स और कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन, ऐसे अनेक इनिशिएटिव लिए गए। ऐसे सेक्टर जहां पहले सिर्फ सरकार की सब कुछ थी, सब कुछ उसी की चलती थी, उनको युवा इनोवेशन, युवा एंटरप्राइज के लिए ओपन किया गया। इसका जो प्रभाव हुआ वो भी एक अलग ही सक्सेस स्टोरी बन चुका है। साथियों, आप स्पेस सेक्टर को ही लीजिए। 5-6 साल पहले तक स्पेस सेक्टर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ इसरो पर थी। हमने स्पेस को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन किया, इससे जुड़ी व्यवस्थाएं बनाई, संस्थाएं तैयार की, और आज स्पेस सेक्टर में 300 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। देखते ही देखते हमारे स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने अपना रॉकेट विक्रम एस तैयार कर लिया है। एक और स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन बनाकर सबको चौंका दिया है। ये सब स्टार्टअप की कमाल है। भारत के स्पेस स्टार्टअप अब लगातार कमाल करके दिखा रहे हैं। साथियों, मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं। आप कल्पना करिए कि अगर ड्रोन उड़ाने पर 24 घंटे अनेकों तरह की पाबंदी लगी रहती तो क्या होता। ये थी पहले हमारे यहां ड्रोन उड़ाना या बनाना दोनों कानूनों के जाल में फंसा हुआ था। लाइसेंस लेना पहाड़ चढ़ने जैसा काम था और इसे केवल सुरक्षा के नजरिए से ही देखा जाता था। हमने नए नियम बनाए, नियम आसान किए। इसके कारण
आज हमारे यहां कितने ही युवाओं को ड्रोन से जुड़े सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिला है। युद्ध क्षेत्र में मेड इन इंडिया ड्रोन देश के दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं और कृषि क्षेत्र में हमारी नमो ड्रोन दीदियां खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। साथियों, डिफेंस सेक्टर भी पहले सरकारी कंपनियों पर ही निर्भर था। हमारी सरकार ने इसको भी बदला। भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में स्टार्टअप के लिए दरवाजे खोले। इसका बहुत बड़ा फायदा